भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अरुण बख्शी है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक फोटोग्राफर, एक प्रेस फोटोग्राफर, फ्रीलांसिंग करता हूं और अच्छे सब्जेक्ट की तलाश में सुबह से शाम तक पता नहीं कहां कहां भटकता फिरता हूं। कई बार कामयाबी हासिल भी होती है और कई बार नहीं भी होती, लेकिन अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो न्यूज़ भर्ती होता है, किसी न किसी अखबार या पत्रिका में छप जाता है और मेरी गाड़ी चलती रहती है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें होंगी जो आप लोगों ने देखी होंगी, पसंद भी की होंगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो मेरे हाथ की खींची हुई। जैसे नगरपालिका की लापरवाही पर एक पूरी सीरीज छपी थी जिसमें बहुत सी तस्वीरें मेरी थी। जैसे शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर, सड़कों पर खुले खतरनाक मैन हॉल्स, ट्रेन्स, यमुना की बस्तियाँ भरा गंदा बदबूदार पानी, 6 दिन से पहले सड़ती कुत्ते की लाश वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत से रोड, एयर, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम, रॉबरीज, बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर वगैरह की तस्वीरें जो आपने देखी होंगी वो मेरे हाथ खींची हुई। वैसे एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ इसी तरह के भयानक, अप्रिय, डिप्रेसिंग या शॉकिंग सब्जेक्ट ही पसंद है और मैं कोई अच्छी और खुशनुमा तस्वीर खींचता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टे तो मैं इन सब चीज़ों से नफरत करता हूँ, दूर भागना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। इसी तरह की भयानक विषयों से ही तो न्यूज़ बनती है। आपको याद है प्रिंस चार्ल्स जब हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने पत्रकारों की कितनी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि से एक हवाई जहाज कहीं क्रैश होता नहीं कि आप लोग फौरन उसकी खबर फ्रंट पेज पर छापे, जबकि सैकड़ों रोज उड़ाने भरते और कामयाबी के साथ नीचे उतरा, उसकी खबर कभी नहीं छापते आप लोग। अब बताइए कैसा हो सकता है? जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह सुबह अखबार खोलकर देखते हैं और हेडलाइन पढ़ते हैं, इंडियन एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 कलकत्ता से इंफाल पहुंचे, सभी यात्री सुरक्षित। बहरहाल कहने का मतलब यही है भाइयों और बहनों कि कोई भी घटना न्यूज़ तभी बनती है जब उसमें कुछ नया, अनोखापन और नॉर्मल रूटीन से हटकर, तभी उसमें रस, रहस्य और रोमांच पैदा होता है जो हमें आकर्षित करता है, उद्वेलित करता है, झंझोड़ता है और कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वरना जो सहज है, जो सहज सामान्य है, इसमें किसी को रुचि हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ दिल्ली के बीचों बीच कैनाट प्लेस की सड़क पर, जिसका नाम है जनपद। यहाँ बहुत से दफ्तरें हैं, दुकानें हैं, हजारों लोग आते जाते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते, गप्पे मारते और रात होते होते अपने घर चले जाते। लेकिन इसमें दिलचस्प और ड्रामेटिक क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इस पूरे दृश्य का रिपोर्टिंग में तस्वीर छप जाए तो आप पढ़कर रूठ जाएंगे, जमाइया देने लगेंगे और अखबार उठाकर एक तरफ फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ नई और अनोखी घटना घट जाएगी तो एक ड्रामा पैदा हो जाएगा जो आप सबको अपनी तरफ खींच लेगा। चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, इस वक्त गुलाबी गुलाबी सर्दियों का सुहाना मौसम है। दोपहर के ठीक 1:30 हुए। जनपद की दफ्तरें और दुकानों में लंच ब्रेक चल रहा है। कई लोग खाना खा रहे हैं और कई लोग खाना खा चुके हैं। जो खा चुके हैं वो यूं ही इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और सिगरेट फूक रहे हैं, या फिर रेलिंग के लोहे की से टिकी हल्की हल्की धूप का मजा ले रहे हैं। इन्हीं सबों में से एक व्यक्ति है, इसका नाम है सदानंद मिश्रा, जो नीले रंग की जींस और लाल रंग की कमीज पहने अकेला खड़ा चुपचाप को देख उधर दूसरी तरफ इसका नाम है नीरज चंदानी, जो अपनी मस्ती में खोई धीरे धीरे इसी तरफ चली आ रही। दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल
बंद हो जाती है, सांसें रुकने लगती है, दम घुटने लगता है और गला सूखने लगता है। मीरा जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही है छोरी? चल चुप हो जा। मगरमच्छ के आंसू? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज कुछ राय कीजिए मुझ पर। कर भाई कर रहे हैं, हम करने के लिए कह रही है छोरी। अब थोड़ा तू कर, थोड़ा हम करते हैं। अरे भाई तू कर रहे हैं जो तू चाह रही है। Stop it, stop it, behave yourself. Behave yourself. अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, समझे? क्यों, हम तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अपने ही आज तक बीच बाजार में चिपकी खड़ी थी और यहाँ पे सबके सामने सती सावित्री कहे बन गई। अबे ये तो राधा है, राधा अपने कन्हैया के साथ रासलीला कर रही थी जमुना किनारे। तुम लोग तो कमीने के भी गए भी थे। अब क्यों? हमने तो तुम्हें बचाया है रानी, नहीं तो वो तो वही के तेरे कपड़े फाड़ देता। Oh my God! ओह माय गॉड! क्या मामला है इस लड़की का? इस छोरी के इज्जत पे हमला हुआ है सर। हमला? जी सर, हमला। इज्जत पे? जी सर, इज्जत पे। कहाँ हुआ? बुद्धा गार्डन? नहीं सर। दाल कटोरा? नहीं सर। अरे इंडिया गेट, पुराना किला? नहीं सर। तो फिर कहाँ हुआ हमला? हमला जनपद पे हुआ है सर। जनपद पे, अपने जनपद पे। अपने जनपद पे? जी सर। दोपहर को दिन दहाड़े? जी सर, दोपहर को दिन दहाड़े लंच ब्रेक में। बहुत भूखा था साला, जी सर। इसी पे टूट पड़ा। जी सर। बैठो देवी जी, बैठो। कहाँ है? भाग गया? नहीं सर, हमारा रहते कैसे भाग जाएगा? पकड़ लिया साले को। हाँ? तुमने पकड़ लिया? हाँ, सर हमने पकड़ा। मतलब आतंकवादी नहीं, जरूर कोई पागल है साला, साइकोपैथ, जनपथ। अभी देख लीजिएगा सर, उसे दूसरी गाड़ी में ला रहे हैं, पंचनामे के बाद 10 मिनट में पहुंच जाए। नाम? जलेबी बाई। सर, सर। नाम? मीरा। न राधा न सावित्री, पर टाइप वही है, धार्मिक। और साटा? सॉरी सर। आगे? जी आगे मतलब? अरे आगे मतलब कौन सी मीरा? प्रेम दीवानी की दरस दीवानी। सॉरी। हमारा सरनेम इज चंदानी, मीरा चंदानी। उम्र? 21 साल। मतलब 26 साल। पता? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, भगवान दास रोड। अस्थाई पता यानी परमानेंट एड्रेस? 301 कल्पना पाली, बांग्लादेश, मुंबई। कस्तूरबा गांधी मार्ग? Oh yes, I mean कस्तूरबा गांधी मार्ग। यहाँ नौकरी करती हो? Yes sir। कहाँ? पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सूर्य किरण कर्जन रोड। किस पोस्ट पे? जी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। रिसेप्शनिस्ट? Yes sir। चलो अब कंप्लेन बताओ अपनी। कंप्लेन बहुत छोटी सी है सर, लेकिन मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है। अरे कोई सी भी फूल हो,
बतानी तो पड़ेगी ना। अरे बता दो, कहे ना जा रही हो? बताओ बताओ, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। बताती हूँ सर। बाकुरा में खाना खाने के बाद मैं वही जनपद पर रोजाना की तरह टहल रही थी। जब मैं इंडियन ऑयल भवन के सामने चौड़े से फुटपाथ पर पहुंची, तभी एक आदमी ने अचानक आके मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे तुम्हें किस करने। खुलेआम सबके सामने। जी पहले से जानती हो आदमी को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जानती। कभी देखा भी नहीं पहले। कभी देखा भी नहीं पहले। अच्छा, वो आदमी तुमको जानता है? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ सर? तुम कैसे बता सकती हो? अच्छा ये बताओ कि जब उस आदमी ने तुम्हें चूमा तो क्या तुमने भी उसे चूमा? ये कैसा सवाल कर रहे हैं सर आप? अब बहुत ही टेक्निकल और लीगल सवाल है। कानून की बारीकियां बाल की भी खाल निकाल देती है। वो आदमी एक नंबर का गुंडा और बदमाश है सर। उसने बीच बाजार में सबके सामने मुझे जलील किया, मेरी इज्जत को बर्बाद करके रख दिया। उस आदमी को मैं चूमूंगी, उसे तो मैं गोली से उड़ा देना पसंद करूंगी। इतनी कमीनी आदत की उस हरामजादे ने। You just get him, फांसी पे चढ़ा दी उस बास्टर्ड को। shoot him, shoot that bastard son of a bitch। लोगों की क्या राय है भाई? सब तिरिया चरित्र है सर। हाँ सर, चश्मदीद का वहाँ का तो कहना है कि जब उस लड़के ने इसको चूमा तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी I was taken aback, मैं 2 पल के लिए सुन हो गई थी। हाँ, सुन हो गई थी तो सोचा चलो चूम लेते हैं ना। लेकिन तुम तो स्टॉप नहीं ना हुई, लगातार चिपकी रही थी उससे। ये तो कानून को भी अपने हाथ में ले रही थी सर। पहले तो खुदा ही उससे चिपकी रही, और जब भीड़ देखी तो लगी चिल्लाने, उसको मारने का नाटक करने लगी। बस तभी हम लोग पहुंच गए, इसको काबू में किया। नहीं तो सर फोड़ डालती सर उसका। चलो हो गया कंप्लेन दर्ज। क्या मैं जा सकती हूँ सर? हाँ क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? हाँ जा सकती हो, लेकिन पहले यहाँ अपना नाम और पता लिख दो। शायद जरूरत पड़े तो फिर बुलाया जा सके। हाउ ताऊ का झगड़ा था का? हाँ तो मतलब तुम कॉल कर हो ना? ही तो नहीं सर, लेकिन आपने बना दिया। थैंक यू। हाल उठाओ। तुमसे मिलने के लिए संसद सदस्य हमें तो पता ही नहीं था सर कि सदानंद बाबू आपके आदमी हैं, और ना ही कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। खैर कोई बात नहीं, अब पता चल गया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल सुबह होते ही हम उन्हें एक क्लास में शिफ्ट कर देंगे और किसी भी तरह की तकलीफ या शिकायत नहीं होगी। वो तो अपने घर के ही आदमी हैं। वैसे आप उधर ही क्यों नहीं चल सकते? मेरे ऑफिस में वहीं बैठकर आराम से बात करते। यहाँ तो बहुत कष्ट होगा। अरे कोई कष्ट वश नहीं होगा, आप सिर्फ यहाँ बैठने का कुछ प्रबंध कर दें तो आपकी कृपा होगी। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो कहाँ आप इतने बड़े आदमी और कहाँ मैं एक मामूली सा असिस्टेंट जी। आपके चरणों की धूल मिल जाए यही मेरा परम सौभाग्य है। भैया आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुझे क्या उस कृपा तो आपकी चाहिए सर। बस बता दे रज्जू कब भेज दूँ आपके पास? रज्जू? कौन रज्जू? जी मेरा मतलब वजह से मेरा बदल लो ये भी बता दो मैंने आपको। अच्छा वो जो गार्ड की परीक्षा में बैठा। जी सर जी भाई, आप तो जानते हैं रेलवे की नौकरी बहुत ही बढ़िया होती है। बस आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए तो उसकी तो लाइफ बन जाए। मुझे भैया लाल माननीय एमपी महोदय इस सड़ी सी कुर्सी पर बैठेंगे हैं, सस्पेंड कर दो तुम्हारी सेवा। अरे नहीं रहने दीजिए। ठीक है नहीं करता, जाओ दूसरी कुर्सी लो। अरे नहीं भाई रहने दीजिए, इसी से काम चल जाएगा, लाइए दीजिए। अब कैसे चल जाएगा? ये कुर्सी ही तो आपकी शोभा, और जब कुर्सी ही ऐसी हो तो हमारे लिए तो डूब मरने वाली बात है। मेरे दफ्तर में 3 कुर्सियां पड़ी हैं, बिल्कुल नहीं। 10 दिन पहले ही आई, 1 मिनट लेगा भैया लाल। अरे नहीं भाई रहने दीजिए, अरे हमारे पास बहुत कम है, लाइए कुछ दीजिए। अरे नहीं भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ, अरे मुझे इसे ढेर सारी बातें करनी है, समय का भाव है। आप एक कुर्सी मुझे दीजिए, आप जाइए यहाँ से, उधर की जगह अकेला छोड़ दीजिए। लाइए जैसी आपकी आज्ञा।
लेकिन किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें आवाज लगा दे। ठीक है, ठीक है। चलो भैया। हाँ सुनिए, एक मिनट। हमारे सचिव पवन पांडे का फोन आया। आप उनसे कह दीजिएगा कि पंडारा हाउस में मेरा इंतजार करें। मैं वहीं उनसे मिलूंगा 2 घंटे बाद। जी सर। ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सदा क्या कहें और कैसे। खड़े थे, बैठ, थक जाओ। शायद तुम नाराज हो कि हम कल काहे नहीं हैं और आज भी इतनी देर से क्यों आ रहे हैं, लेकिन वजह बताऊंगा तो तुम्हारा गुस्सा कुछ ठंडा होगा। पहली बात तो यह सदानंद कि हमको इस पूरे कांड की खबर बहुत देर में मिली, पार्लियामेंट से लौटने के बाद। 7 बजे तक तो सेशन ही चलता रहा। ट्रेजरी बेंच का बहुत क्राइसिस था, गवर्नमेंट को डिफेंड करना था जो हमने किया, और इतना जमकर किया कि पूरा सदन ही देखता रह गया। पर पीएम महोदय तो इतने प्रसन्न हुए कि रात के खाने पर अपने घर बुला लिया। पार्लियामेंट से निकलकर पंडारा पहुंचते पहुंचते लगभग 7:45 बज गया, और अभी हम गाड़ी से उतर ही रहे थे कि पवन पांडे ने बम फोड़ कि तुम अरेस्ट हो। अरे तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अब शाम को सामने में अखबार रख दिया पांडे ने, हम लोग तो होश से उड़ गए। तो अनर्थ हो गया। मैं तुरंत थाने में फोन घुमाया, तो वहां से हमको मालूम चला कि तुमको यहाँ तिहाड़ जेल भेज दिया गया। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। 8 बजे हमको पीएम था कि शादी पहुंचने का, तो भैया पहले हम वहां पहुंचे। बहरहाल ताजा स्थिति यह है सादाना, हालात अच्छे नहीं। सुबह के अखबारों ने इस पूरे कांड को बहुत मिर्च मसाले के साथ छापा। स्टेटमेंट और एक्सप्रेस ने तो ससुर ये भी ढूंढ के निकाल दिया कि तुम हमारे खास आदमी हो और तुम्हें हमारा प्रोटेक्शन मिला हो। हमें चिंता अपनी नहीं है, हमें चिंता है तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बाल बच्चों की, गांव और जिले की जनता। उन सब पर छोटी सी घटना का बहुत भयानक प्रभाव पड़ सकता है, और इसीलिए हम दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर खन्ना से मुलाकात। उसने कहा कि तुम्हारे मामले को एकदम से रफा दफा तो नहीं किया जा सकता है, हाँ वैल्यू डॉस कर दे। फिर मैंने उस मजिस्ट्रेट से बात की जिसकी अदालत में तुमको पेश होना है। बोले कि थोड़ा नरमी से काम ले। आदमी अच्छा था, लगा ठीक है प्रॉमिस करते हैं ऐसा ही हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खराब होते हुए भी स्थिति नियंत्रण में, और आता है बहुत जल्द सुधर भी जाए। हमारा समझ में ही नहीं आ रहा है या फिर तुमने इस सत्यापी की हरकत क्यों और कैसे कर डाली। पर तुम इतने पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, कितने बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं तुम्हें, तुम सब तो यहाँ बैठे तिहाड़ जेल की कोठरी में, और वो भी काहे के लिए, पैसा के लिए नहीं, रिश्वत के लिए नहीं, किसी गोलमाल के लिए नहीं, यानी कि कोई भी ढंग या समझदारी का काम करने के लिए नहीं, बल्कि पागलों की तरफ बीच सड़क पर किसी कुतरिया को चूमने के लिए। और भी ससुर दिल्ली की सबसे व्यस्त जनपद पर हद हो गई। अरे तो चुनना ही था, कुछ करना ही था, तो ससुर को अपने घर ले जाते, किसी होटल में कमरा बुक कर लेते, चिड़ियाघर पार्क में ले जाते, कहीं नहीं तो और ससुर को हमारे फ्लाइट पे लाते। लेकिन इस तरह से उसे बीच सड़क पर चुनने की क्या जरूरत थी यार? तुमने तो हद ही कर डाली। नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं की तुमने तो मार ही तोड़ डाली। चुम रहे थे, यूथ कांग्रेस की रैली आयोजित कर रहे थे, अपना पूरा जुलूस निकलवा दिया तुमने। पर इससे अच्छा तो वोट क्लब चले जाते, लोग समझते हैं कोई नए किस्म का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो हुआ सो हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सदा ने। राजनीति में आने से पहले पूरे 10 साल वकालत की है, इसलिए कानूनी दांव पे छंबीर बहुत जाना। हमने एक ऐसा पॉइंट खोज के निकाला है, वहां एक बार भी पीढ़ा नहीं हो। हमारे वकील अदालत में साबित कर रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद तुम एकदम बेकसूर, और तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि ससुर हुआ है? इस पॉइंट को कहते हैं टेम्पररी इंसैनिटी।
यानी अस्थायी पागलपन। और पूरी दुनिया इसे वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार करती है। और हमको विश्वास है तुम्हारा जज भी इसे स्वीकार करेगा और एक ही सुनवाई के बाद तुम्हें बाइज्जत बरी कर। यही सब तब ही हो सकता है सदानंद जब तुम पूरी तरह से कोऑपरेट करो। इस समय सबसे बड़ी मुसीबत तुम ही खड़ी कर रहे हो। सुनने में आया है कि तुमने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला, चुप्पी साध ली है, मौन व्रत धारण कर लिया है? अपने बीच बचाव में अब तक एक बात भी नहीं कही तुमने। तो बहुत खतरनाक बात है सदानंद। अगर तुम बोलोगे नहीं तो डूब जाओगे और साथ साथ हमें भी नहीं डूबोगे। ऐसा मत करो भूल। पूरी 8 साल का साथ है हम दोनों, हर चीज में अपनी साझेदारी रही है, सुख दुख हंसना रोना सब साथ रहा है हम दोनों ने। उम्र में फर्क रहते हुए भी हमारे तो यार दोस्त तुम्हारे रहे, तभी तो लड़कियां तक शेयर की है हम दोनों ने। देखो सदा, सच्चाई यह है कि हम दोनों हमाम में नंगे हो चुके हैं। एक दूसरे से खूब फायदा उठाया है हम दोनों ने और आगे भी उठाते रहेंगे और खुशी से जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन खुशी से जिंदगी जीने का मतलब होता है कि कभी पकड़े ना जाओ, यानी सब कुछ करो लेकिन छुपा कर। यही होता है जिंदगी जीने का सबसे बड़ा वसूल। तो तुम शायद अचानक भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद आ जाएगा तुमको। और हम जो यहाँ बैठे हैं तुमको याद दिलाए खाते, बस हम जैसा जैसा कहें तुम सब करो। बोलो, करोगे ना? अरे करोगे ना? अरे तुम कहो क्या कहे तुम? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? और काहे बिलों का भय बने बैठे हो? अरे लुटिया डूब जाएगी हम सब की यार। अगर तुमको सजा होगी तो सारे गड़े मुर्दे निकल जाएंगे, अगले पिछले। तो ऐसा मत करो भैया, पूरे 8 सालों का साथ है हम दोनों का। और चुनाव सर पे है, अगर तुम इसी तरह से चुपचाप बैठे रहे तो इस बार तो मेंबरशिप भी चली जाएगी हाथ से। क्या हम तुमको इसीलिए लाए थे दिल्ली अपनी ऐसी कैसी करवाने? कि तुम घोर अन्याय कर रहे हो सदानंद, विश्वासघात कर रहे हो सबके साथ, अपने साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने गांव और जिले की जनता के साथ। जिन्होंने क्या क्या उम्मीदें नहीं लगा रखी है तुमसे, हमसे। याद करो सदानंद, कहां से शुरुआत की थी तुमने और आज कहां बैठे हुए? तुम्हारे बाप ने कितना मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा, अपना पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। कैसे कैसे त्याग किया उसने तुम्हारी खातिर। कैसे भूल सको तुम सदानंद? तुम सब कैसे भूल सको सदानंद?
का समझ लियो? समझ गए पंडित, समझ गए। अरे आज हमार मन बहुत गदगद हो गया है। अरे 5 क्लास तक तो तोर बेटवा के हम ही पढ़ावा, हम मुदा गुरु दक्षिणा नहीं पावा अभी तक। पा जाइयो बस एक ब्याह हुई जान लियो, फिर जौन बचना चाहिए पा जाइयो। बेटा सदानंद, जैसे अब तक तुम एक आदर्श पुत्र रहे हो, एक आदर्श विद्यार्थी रहे हो, अब एक आदर्श पति बन के दिखाओ। एक ब्याह की तैयारी शुरू करो। इसको बुलाओ, 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 इसको बुलाओ। भैया के लायक रिश्ता ले आओ, भैया के लायक रिश्ता ले आओ, भैया के लायक रिश्ता ले आओ। दूल्हा को मिलेगा जिसने बच्चन के बोली लगाई। दूल्हा 3 लाख, 3 लाख 3,200, 3,50,000, 5 लाख। तुम लोग सब दगा ढूंढने आए कि आलू की बोरी खरीद रहे हो? अरे इंजीनियर है हमारा डिप्लोमा इंजीनियर, पूरे 20 गांव का पहला अकेला इंजीनियर हैं। एक बार ही दिल्ली पहुंच गया तो समझ 50 लाख का माल हो गया। तुम लोग ससुर इस 50-55 सके पटके हुए हो। अरे कोई ढंग की बोली लगाना है तो लगाओ, नहीं तो अपने घर में जाके बैठो। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 50। अरे मुन्ना भाई यार, ये क्या कर रहा है? अरे क्या आप लोग एक ही घर के हैं? आप लोग आपस में मिलकर के अब बोली के 15 लाख हाथ के लेके चलो। 5 लाख के बाद तो कोई परवाह नहीं किया। अब क्या होगा भैया? जजमान समझ नहीं रहे जजमान, गलती हो गई जजमान। आखिरी बोली 5 लाख की रही जजमान। ये नहीं शुक्ला जी, आखिरी बोली 15 लाख की रही। गलती हो गई जजमान। अब गलती होगी तो निभाओ। तुमने माँ बाप को पैदा करके निभा रहे हैं कि नहीं? पंडित जी सुंदर है, खुशी है, सब सम्मान है, खूबसूरत भी है, अरे गुलाम भी है, गुलाम भी है। अरे कैसी भी हो चलेगी। 15 लाख एक, 15 लाख तू, 15 लाख 3। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बेटा सदानंद, जैसे अब तक तुम एक आदर्श पुत्र रहे हो, अब एक आदर्श पिता बन के दिखाओ और अपना वंश बढ़ाओ। चलो। लेकिन याद है, पहला बच्चा लड़का होने का चाहिए, समझे? अरे बस करो, मेरा पाँव तो छोड़ दो, छोड़ो ना प्लीज, और आराम से बैठो। कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख ले हम। क्या नहीं छोड़ोगी? लेकिन क्यों, क्यों नहीं छोड़ोगी? I love you. हाँ, क्या क्या कहा तुमने? I love you. लव यू। लेकिन कैसे? अभी तक तो हम बिल्कुल अपरिचित हैं। हमने तो एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखी अभी तक। क्या तुम मुझे देख चुकी हो? तो फिर कैसे कह सकती हो तुम्हारे को? मैं एक आदर्श पुत्री हूँ।
एक आदर्श पत्नी हूँ और अब मुझे एक आदर्श माँ बनाइए। शाबाश बेटा सदानंद। अब समय आ गया है कि तुम तिवारी जी की शरण में दिल्ली जाओ। ये तुम्हारा गुरु है, जैसे अर्जुन के द्रोणाचार्य रहे। ये जैसे जैसे तुमको कहें तुमको वैसे वैसे करेगा है। ये तुम्हारा नौकरी PWD में पक्की कर दी है। तो बेटा सदानंद, जैसे अब तक तुम एक आदर्श पुत्र रहे हो, एक आदर्श पति रहे हो, एक आदर्श पिता रहे हो, अब एक आदर्श सरकारी अफसर बनकर दिखाओ। जाओ। चलो सदा। पहुंचे दिल्ली दिल्ली कुर्सी टेबल, 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 कुर्सी के नीचे मची ऐसी हलचल, कुर्सी के नीचे मची ऐसी हलचल, कुर्सी के नीचे मची ऐसी हलचल, कुर्सी के नीचे मची ऐसी हलचल। अब तो बनाओ कमाई, बधाई 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 बधाई। शाबाश सदानंद। जिस तरह से तुम आज तक इतनी लगन और मेहनत से काम कर रहे हो, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम। पिछले 4 साल में तुम्हारे बप्पा ने 3 भाई से 10 मकान और 40 बीघा जमीन खड़ी कर ली है और मुखिया हो गए 16। तो इस तरह तो देखा जाए तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है भैया। लेकिन अब वक्त आ गया तुमको एक कठिन परीक्षा से गुजरना है, वो है मध्यावधि। जिस तरह से तुम आज तक एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श सरकारी अफसर रहे हो, उसी तरह से अब एक आदर्श नागरिक और एक आदर्श वोटर बनकर दिखाओ और तभी तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। आई इलेक्शन बहादुर भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया, हमको तो वोट हम ये कर देंगे, हमको तो वोट हम ये कर देंगे, हमको तो वोट हम वो कर देंगे, हमको तो वोट हम वो कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमको की लंबी कतार वाले भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया, आई इलेक्शन बहादुर भैया। अंधे भी आए लंगड़े भी आए, अंधे भी आए लंगड़े भी आए, अंधे भी आए लंगड़े भी आए, अंधे भी आए लंगड़े भी आए। अंधे भी आए पहले भी आए, गूंगे भी आए पहले भी आए, गूंगे भी आए पहले भी आए, गूंगे भी आए पहले भी आए। और ताजा ताजा मुर्दे भी आए, अरे बस करो, अब सो जाओ। क्यों क्यों सो जाए हम? क्यों? क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत आ रही है भाई। चुनाव के चक्कर में एकदम थका दिया। अरे साफ कहा नहीं कहा तो कि शहर की छोकरियों ने थका दिया तुम्हें। खूब अच्छे किए हुआ, तभी भी यहाँ तक फादर पड़े हुए हो। पर ऐसे न चली समझे, तुमका
कर्तव्य? कौन सा कर्तव्य? गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य। कल सुबह तुम दिल्ली जा रहे हो, ये रात हमारी आखिरी रात है और तुम हमें सूखे सूखे टलका रहे हो। कैसे खातिर हमारे भगवान ने 15 लाख रुपए पूछे थे, तो उनके बेटे बस हाथ गोड़ी दबा रहे और बदले में कछु न पाए। जी नहीं, हम तुम्हारी पत्नी हैं, अर्धांगिनी, तुम्हारे बच्चे की अम्मा। तुम पे हमारा पूरा अधिकार है जो हम लेके रहे। जिस मुस्तैदी से तुम चुनाव के वक्त में वोट डाले हो, अब इधर भी। अरे रुको, आप लोग थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर सदानंद मिश्रा, क्या आपको पता है कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है? पिछले 6 दिनों से आप जेल में बंद हैं और आपने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। क्यों? क्या आपको पुलिस से किसी किस्म का डर है? जी नहीं योर ऑनर, डर तो कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं। तो आपने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहूँ योर ऑनर? अपनी सफाई में कुछ भी अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं। अपने डिफेंस में कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। कोई स्टेटमेंट देना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है योर ऑनर, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछा जाए तो शायद मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी तो हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप जो भी जवाब दें वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दें और टू द पॉइंट दें। मैं कोशिश करूंगा योर ऑनर। ठीक है, तो पहले अपना नाम बताइए। सदानंद प्रकाश मिश्रा। सदानंद प्रकाश मिश्रा। पिता का नाम? ब्रह्मानंद प्रकाश मिश्रा। पिता का नाम थोड़ी इज्जत से लीजिए मिस्टर मिश्रा। बड़ों के नाम के पहले श्री आदि लगाया जाता है। क्या इतनी सी बात आपको नहीं पता? पता है योर ऑनर, सॉरी, माफी चाहता हूँ, शायद जल्दी में बोल गया इसीलिए। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जी हाँ योर ऑनर, समझ गया। वेरी गुड, तब बताइए पिता का नाम? पंडित श्री ब्रह्मानंद प्रकाश मिश्रा। आपकी उम्र? 33 साल। पेशा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनडीएम। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अच्छा, खैर ये बताइए आपने उस लड़की पे हमला क्यों किया था? हमला? मैंने हमला नहीं किया था योर ऑनर, सिर्फ उसे छुआ था, बहुत प्यार के। क्यों? आपने क्यों चुमा था उसे? ये तो मैं नहीं जानता योर ऑनर। समय क्या था? दोपहर, लंच आवर का समय था। जगह कौन सी थी?
जनपद, कनाट प्लेस। क्या आपको पता है कि किसी पब्लिक प्लेस में दिन की रोशनी में किसी लड़की को छूना कानूनन जुर्म है? जी हाँ, पता था। तो क्या हमने मान लिया कि आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया, सोच समझ कर किया? जो भी मानना चाहे मान लीजिए, आपको पूरा अधिकार है। मेरा ख्याल है कि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है मिस्टर मिश्रा। मुझे नहीं पता योर ऑनर। देखिए मिस्टर मिश्रा, आपके वकील मिस्टर सिन्हा साहब का कहना है कि आप एक काबिल इंजीनियर हैं। बहुत से पुल और स्काई स्क्रैपर्स बनाए आपने, जिनकी हर जगह तारीफें होती हैं। आपने इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को संभाला और उनकी छोटी से छोटी डिटेल आप कभी नहीं भूले। तो उस लड़की को चूमते वक्त आप कैसे भूल गए कि आप इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ योर ऑनर, बार बार लगातार। क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। बच्चे भी हैं? जी हाँ, 2, एक लड़का एक लड़की। उनकी उम्र? ठीक से याद नहीं। हाँ, क्या याददाश्त है आपकी? लेकिन शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी होकर आप किसी दूसरी औरत को कैसे चुन सकते हैं? मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता योर ऑनर। ऐसी हरकत बहुत अनैतिक यानी इमोरल है जनाब। मैं इतने विश्वास के साथ ये बात नहीं कह सकता। आपको पता है कि सभी शादीशुदा लोग आपकी तरह हरकत करने लग जाए तो क्या होगा? हमारा पूरा सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा, अराजकता शुरू हो जाएगी, समझे आप? जी नहीं योर ऑनर, आपका तर्क मेरे समझ से बाहर है। अच्छा चलिए ठीक है, आप आगे बताइए कि चूमने के बाद क्या हुआ? कुछ पल बाद मैंने पाया कि कुछ लोग मुझे पकड़े हुए थे। जिस समय आप लड़की को चूम रहे थे, क्या आप पूरे होशो हवास में थे? मुझे नहीं पता योर ऑनर। ठीक है, आगे? आगे फिर लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी और मुझे मारने के लिए मेरे तरफ दौड़ी भी। लेकिन तभी वहां पुलिस आ गया और उन्होंने लड़की को पकड़ लिया, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। फिर अलग अलग गाड़ियों में हमें थाने ले जाएगा, थाने से मुझे जेल भेज देगा और जेल से यहाँ। बस इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं? एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है मिस्टर मिश्रा। हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे आप? क्या आप उस लड़की को पहले से जानते हैं? जी हाँ, कैसे? कई बार उसे जनपद पे टहलते हुए देखा था मैंने। बस इतना ही? जी हाँ। लेकिन जनपद पर तो हजारों लड़के टहलते हैं, अकेली वही तो नहीं। लेकिन वो मुझे हजारों में एक थे, सबसे अलग, डिफरेंट। तो क्या आप रोज वहीं उसका इंतजार करते थे? जी हाँ, तकरीबन। इसका मतलब आप कोई मौका ढूंढ रहे थे अपने लिए। पता नहीं योर ऑनर आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन उसे देखते ही मेरा दिल खुशी से भर जाता था। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, कभी जरूरत महसूस नहीं। अच्छा, बात करने की जरूरत महसूस नहीं, क्यों? क्यों? बस नहीं की। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? पंडारा था। गवर्नमेंट को? जी हाँ। और काम कहाँ करते हैं? मेरा ऑफिस एनडीएमसी कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ज़्यादातर वक्त बाहर ही बिताता हूँ, फिर लोड की वजह से। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा। पूछिए योर ऑनर, आपको पूरा अधिकार। आप शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, अपने परिवार को यहाँ क्यों नहीं रखा अपने पास दिल्ली में? मेरी पत्नी को शहर की जिंदगी पसंद नहीं। मेरे पिताजी भी शहर से नफरत करते हैं और गांव में ही रहना पसंद करते हैं। बच्चों को भी वहाँ अच्छा लगता है, इसीलिए वहीं पे है बस। बहुत अजीब बात, बहुत ही अजीब। आपको ये बात अजीब लगती है और कि वो लोग गांव में रहते हैं और मैं यहाँ अकेला? बेशक एक्यूरेट फिगर तो पता नहीं है और लेकिन रोजी रोटी के सिलसिले में आए हुए 80% से ज़्यादा लोग शहर में अकेले रहते हैं बिना अपने परिवार के। लेकिन वही जो समर्थ नहीं है, आप उनकी श्रेणी में नहीं आते। वैसे आपने कभी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश नहीं की कि उन्हें यहाँ रहना चाहिए आपके पास? जी नहीं योर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कभी कोशिश नहीं की। ड्यूटी आवर के बाद या छुट्टी के दिन आप अपना समय कैसे बिताते हैं? किस किस के साथ उठते बैठते हैं, क्या क्या करते हैं?
मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं योर ऑनर, इसीलिए ज़्यादातर वक्त अकेले ही बिताता हूँ। अंग्रेजी फिल्में देखता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, या कभी पीने पिलाने का मूड हो तो रामाशंकर तिवारी के घर चला जाता हूँ। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जरूर बोलिए सिन्हा साहब, इजाजत है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था हुजूर कि मेरे क्लाइंट मिस्टर सदानंद मिश्रा का दिमाग वाकई चल गया है, इसीलिए बिना किसी वजह से ये एमपी साहब का नाम बीच में घसीट रहे हैं। खामखा उनका इस मामले से क्या लेना देना? बेशक बेशक, इस बात को यहीं छोड़ते हैं मिस्टर मिश्रा, और यह बताइए कि जो कुछ आपने किया उसके लिए आपके मन में पश्चाताप या पश्चातावे की कोई भावना है? पश्चाताप? जी नहीं योर ऑनर, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ अपने सहज मानवीय वृत्ति का कहा माना, अपने नेचुरल आर्ट को फॉलो किया है। उसे चुनने की भावना 100% प्राकृतिक थी, पावन और पवित्र थी, आध्यात्मिक, उसमें रत्ती भर भी खोट नहीं था, तो मुझे पश्चाताप क्यों हो? इसका मतलब आप ये हरकत दोबारा भी कर सकते हैं? पता नहीं योर ऑनर, लेकिन अगर सच कहूँ तो कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं किसी भी तरह की। इसका दारोमदार मेरे दिल पर, मेरे अंतरात्मा पर, मेरे सहज प्राकृतिक मानवीय वृत्ति पर, जिस पर मेरा कोई बस नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिवाय उस लड़की के अब कोई और मुझे इस हद तक बेकाबू कर पाएगी। क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? चुप हो जाइए। जिस लड़की पर आपने हमला किया, क्या आप उसे दोबारा पहचान लेंगे? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैंने हमला नहीं किया था, सिर्फ उसे चूमा था बस। ठीक है, आप उसे दोबारा पहचान लेंगे। लाखों की भीड़ में भी पहचान लूंगा योर ऑनर। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने तो मुझे बचाया है। बचाया है? मतलब? आप नहीं समझ सकेंगे योर ऑनर, सॉरी। मिस्टर सिन्हा, आप इनके वकील हैं, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं है कि ये सीधा सीधा बयान दे और अपने आप को बचाने की कोशिश करें? ये तो मामले को उलझाते चले जा रहे हैं। अब क्या करूं हुजूर, मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या हालत है इनकी। इससे तो साबित होता है कि मेरे मुवक्किल का होशो हवास ठिकाने पर नहीं है। इस तरह की टेम्पररी इंसिनिटी यानी अस्थायी पागलपन इन पर तब भी सवाल था और अब भी है। इसीलिए जो कुछ भी कह रहे हैं हुजूर, इसे ऑथेंटिक समझना गैर मुनासिब है। यानी नतीजा यही निकलता है कि इन्हें बेकसूर समझा जाए और इनकी हालत पर रहम खाते हुए इन्हें बाइज्जत बरी कर दी जाए। नहीं 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 मिस्टर सिन्हा साहब, मामला इतना आसान नहीं है जितना आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मुवक्किल के हाव भाव से या इनके द्वारा पेश की गई दलीलों से यह बात जाहिर नहीं होती जिससे अस्थायी पागलपन पूरी तरह साबित हो सके। लेकिन शायद मुझे लगता है इनके दिमाग का कैट स्कैन कराने के बाद ही इस मुद्दे का फैसला होगा। लेकिन फिलहाल मुझे आपके मुवक्किल हर लिहाज से नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, सिवाय एक बात कि ये अपना जुर्म कबूल कर जेल जाने पर तुले बैठे, पता नहीं क्यों। इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं हुजूर कि इनके दिमाग का कैट स्कैन कराने की इजाजत दे दीजिए। रिपोर्ट मिलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी नहीं सिन्हा साहब, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि मुझे अब भी यकीन है कि मिस्टर मिश्रा के होशो हवास दुरुस्त हो जाएंगे और ये अपने बयान से कोई कायदे का बयान जरूर दे देंगे। इससे बेहतर और क्या बात होगी हुजूर, आपका हुक्म सराखों पर। मिस्टर मिश्रा, मेहरबानी करके इस अदालत की थोड़ी सी मदद कीजिए और कुछ सवालों के सीधे सीधे जवाब दीजिए और टू द पॉइंट दीजिए, ओके? क्या आप अपने जुर्म का इकरार करते हैं कि आपने जनपद पर दिन दहाड़े मीरा चंदानी पर हमला किया? जी नहीं योर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने हमला नहीं किया था, सिर्फ उसे चूमा था बस। कि जबरदस्ती चूमा था? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई फोर्स का इस्तेमाल किया था। सच्चाई तो ये है कि उस लड़की ने मुझे चूमने दिया था। लेकिन उस लड़की ने पुलिस को यह भी बयान दिया था कि आपने फोर्स का इस्तेमाल किया। उसने आपको फ्रूट भी कहा था। उसका बयान जो भी हो, लेकिन मेरा सच यही है कि मैंने अपनी जानकारी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उस लड़की ने पहले मुझे चूमने दिया, उसके बाद रोई और चिल्लाई। ये हरकत खिलाफे कानून है।
एक संगीन जुल्म है। जी नहीं, मेरे नजरिए से नहीं, लेकिन बेशक आपके नजरिए से एक संगीन जुल्म, और इसकी आप जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। That is all for today. मिस्टर मिश्रा का बयान अब भी अधूरा और अस्पष्ट है, लेकिन इस मुकदमे के लिए काफी है। पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि वो मुद्दाई और मुद्दाले के अगले पिछले रिकॉर्ड को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करे और उसकी पूरी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। इस मुकदमे की सुनवाई अब 15 दिन बाद होगी। आप ही हैं मीरा चंदानी? जी हाँ। और आप? मैं रमाशंकर तिवारी।
MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बहुत वंडर फील कर रही हूँ ना हमको यहाँ पे अचानक देख के। कर रही है ना? आपका मतलब सरप्राइज? हाँ हाँ वही वही सरप्राइज। ओ या, आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, होंगी, नेचुरली होंगी। और आपकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही होता। हम आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। अगर आप परमिशन ग्रांट करें तो प्लीज आप बैठिए। ओके, थैंक यू। कहिए। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन पहले हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस अशोभनीय हरकत के लिए जो सदानंद मिश्रा ने आपके साथ जनपद को। सदानंद मिश्रा हमारा दोस्त जैसा है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही आदमी है, इसीलिए उससे इस तरह के पागलपन की हमें आशा न थी। इसलिए उसने जो कुछ भी किया उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते। उसकी हरकत नाकाबिले मुआफी अनपार्डनेबल ने बोल। लेकिन एक पागल आदमी के साथ आप कर भी क्या कर सकते हैं? उसका दिमाग सचमुच में खराब हो गया, ये बात पक्की है। क्या हो सकता है वो सिर्फ दिखावा कर रहा हो, लेकिन जो भी हो हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं और अपॉलॉजी। लेकिन आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिल गया? एड्रेस? क्या फन्नी बात कही है आपने। अरे थाने से मिल गया, और यदि आप अमेरिका में भी होती तो 2 मिनट के अंदर आपको ढूंढ लेते। अब देखिए ना, अब इतनी रात गए यहाँ पे आना मना है, अब फिर भी हम आ गए कि नहीं? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो भी रूलिंग पार्टी के। आप मुझसे डर तो नहीं रही है ना? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तो आप ही की मदद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और सदानंद को सजा दिलाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। देखिए मेरा, आप अभी सुंदर, जवान, खूबसूरत, आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। हम तो कहते हैं कि क्या ये आप ये नौकरी चौकरी छोड़ के हमारे क्षेत्र में आ जाए। हमारे क्षेत्र में जो संभावनाएं है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका। क्या आपकी जैसी इतनी सुंदर लड़की है, रिसेप्शनिस्ट में अपना जिंदगी खराब कर रही है। हम तो कहते हैं कि कल से ही हमारे साथ काम करा दीजिए और काम शुरू कर दीजिए मेरे साथ। ये रहा मेरा कार्ड, दीजिए दीजिए, हल लीजिए। जब जरूरत पड़े हमारे पास फोन कर दीजिए, चाहे आधी रात क्यों ना हो। ठीक है मीरा जी, अब हम चलते हैं, हमको जाना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम। लिखा? हाँ लिखा। क्या लिखा? ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक, आगे लिखो। बोलो। मेरे प्यारे चिरंजीव पुत्र सदानंद, सुखी रहो, जीते रहो, तुमको हमारी आशीष। सदानंद को चिट्ठी लिखवा रहे हो काजी? और किसको लिखवाएंगे? तुमने बात कहो। अरे उनको तो मोरे 6 साल हो गए। अरे तन जोर से दबा, जान नहीं है कारे हाथ में। अरे आप कितनी जोर से दबाओ, ये लो। अरे बाप रे। अबू लिखा? हाँ लिखा। क्या लिखा? कुत्ते के मुंह, हरामी के पिल्ले, तो धिक्कार हो तुम्हारे सत्यानाश। नहीं, ये क्या लिख दिया? हमने तो कुछ और बोला था। हम एक भारतीय नारी हैं, अपने पति का
लोग। बहुत अच्छे उपकार है तुम्हारे मन के। महासती सावित्री ने सत्यवान की जान बचाई थी। अरे तुम हो जो अपने पति की जान लिए खातिर यमराजों को दिल्ली भेज रही हो। क्या करे? तुमने पिल्ले ने उस कुतिया को बीच बाजार में किस किया, जबकि आज तक हमको नहीं किया। किस किया? किस मतलब? किस मतलब? किस? अंग्रेजी का सबब है किस? हाँ तो उसका कोई मतलब भी तो होता होगा, वही तो बताओ। अरे हम तुम्हारे बहू हाँ नहीं बता सके, रबिया से पूछ लो। ए रबिया, इसका मतलब क्या होता है री? पूछ लिया। हाँ, इसमें बताया है ना। मतलब कि रबिया का चाल चलन अच्छा नहीं है, घर से निकलना बंद कर दो, उसका मतलब जानत है वो। लेकिन मतलब तो बहुत धार्मिक है भाई। हाय राम। खट्टा है जो उसको लगा, मतलब तो कुछ और है। क्या है हमको बताओ। अरे हम नहीं बता सके। नहीं बताना पड़ेगा, बिना जाने हमको चैन नहीं आएगा। हम तुम्हारे बहू हैं नहीं बता सके। नहीं बताना पड़ेगा। अरे हम तुम्हारे बहू हैं नहीं बता सके। बता तुझे तेरे बच्चे की कसम। हे भगवान, कसम दे दी। हाँ। तो ठीक है, अंदर आओ। अरे सीधे से गले लोग लाज का ध्यान रखना। सदानंद को चिट्ठी लिखे। सदानंद, आज से वो हमारे लिए मर गया। हमारे लिए भी। चलो। आओ सदा ऐसे हमको यहाँ देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा तुमको कि हम यहाँ अचानक नहीं मतलब ये मुसीबत का घड़ी में हम तुम्हारे साथ छोड़ दिए ना, एकदम ना। बल्कि अवध बिहारी बाबू से हमको तो हर चीज की खबर हमेशा मिले। हाँ, ये और बात है कि हम तुमसे मिले खातिर दोबारा अदालत या जेल में नहीं, कारण कोई फायदा नहीं है। बाकी और बिहारी बाबू तो थे ही तुम्हारी रक्षा के लिए, और हम यदि आ भी जाते तो शत्रु का उखाड़ लेते। और बाकी तुम तो जानी हो कि राजनीति की चक्कर में तो एक पल को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कभी लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट, कभी कम्युनल डिस्प्यूट, और कुछ नहीं तो भैंस अपना ही डिजिटल डिस्प्यूट। अब पिछले 4 हफ्ते से नींद का चीज होता हमको नहीं मालूम, लेकिन इस सब के बावजूद हम अवध बिहारी बाबू के कॉन्टेक्ट में लगातार बने रहे, उनके टच में हम हमेशा बने रहे। और मेरे केस की डेवलपमेंट की एक खबर हमको हमेशा मिल रही है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कह पड़ रहा है सदानंद, तुम हमको बहुत निराश कर, एकदम डिसअपॉइंट कर दिए। और हम तुमको जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ससुर उतने हमारी कोशिश को बर्बाद करते चले जा रहे हो। बचपन में सुना था कि महाकवि कालिदास जिस डाल पे बैठे थे और ही डाल के काट रहे थे, और तुम तो ससुर उनके भी बाप निकले। डाल बात से अपने हाथों को काटते चले जा रहे हो। और जेल जाके कहीं सो गए तो हिंदू पर से कहानी जान कर लेते, लाठी को लिखाएंगे हम तो जेल जाएंगे, लाठी को लिखाएंगे हम तो जेल जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या लक्ष्य निर्धारित किया जेल। अरे सहयोग आंदोलन को भी माफ कर दिया तुमने तो, और तुम्हारा नाम तो स्वाद अक्षरों में लिख के टाइम्स कैप्सूल में बांटने का चाहिए, ताकि आगे वाली नस्लों को पता चल सके कि सदानंद नाम के महात्मा ने कैसे ही अपने ही नस्ल की मां की और मां बाप भाई बहन सबकी मिट्टी पलीत कर दी तुमने। तुम्हारे पापा जिन्होंने मुझे गुरु द्रोणाचार्य की उपाधि दी थी, हैं? और उसके साथ तुमने वही तो फिट कर दिया ना, गुरु ज्ञानी, गुरु चुतिया, गुरु कुत्ते का मूल। प्रेम से बोलिए सब। अरे थोड़ा ठंडे दिल से काम लीजिए भाई। क्या ठंडा दिमाग से काम लो बिहारी बाबू? आमिर तो सुलह के सुहा हो रही है, इलेक्शन का पॉलिटा लगा जो टाम टाम की तो टिकटिका रहा है, या फिर ठंडा दिमाग से काम ले। अरे विस्फोट होएगा, विस्फोट, और फोट के चित्रा हो जाएगा हमारा। आप जरा शांत रहिए, मैं सदानंद से बात करता हूँ।
हूँ, बस अपना बयान बदल दो। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सदानंद मिश्रा, इससे पहले कि मैं अपना फैसला पढ़कर सुनाऊं, आपको एक आखिरी मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, अपने बयान में संशोधन करना चाहते हैं तो करें। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर सिन्हा? जी नहीं हूँ सोए वाला, कहने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मेरे मुवक्किल का पागलपन सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट है। ये भी कोई नया पॉइंट नहीं है, ये आपसे पूरी हमदर्दी। इस संभावना को मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं। मेरा जो भी फैसला होगा, मैं चाहूंगा सब लोग ध्यान से सुने, खास तौर से मिस्टर सदानंद मिश्रा आप, ताकि इससे सबक हासिल करके आप अपने आप को सुधारें, इस महान देश के एक आदर्श नागरिक बने। इस अजीबो गरीब केस की शुरुआत हुई थी जनपद फरवरी महीने की 22 तारीख को लंच ब्रेक के दौरान ठीक 1:20 पर।
ईमानदारी से अपने जुर्म को कबूल किया और इस अदालत का कीमती समय बर्बाद होने से बचाया है। यह दोनों बातें उनके पक्ष में जाती है। और जहां तक अस्थायी पागलपन का सवाल है तो यह अदालत उसे अस्वीकार करती है। अदालत की नजर में मिस्टर सदानंद मिश्रा एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति है। इन सब बातों को नजर में रखते हुए यह अदालत मिस्टर सदानंद प्रकाश मिश्रा को सिर्फ 2 साल साधारण कैद की सजा सुनाती है और उम्मीद करती है कि वो भविष्य में अच्छे व्यवहार का परिचय देते हुए अपने आप को सुधारेंगे और एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और एक आदर्श पिता और एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। The court is adjourned. Excuse me, यस मैडम। मिस्टर सदानंद से मिलने के लिए। ओह अच्छा अच्छा, सदानंद जी से मिलने के लिए आई हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलवाता हूँ। अरे भैया लाल, आप कोई रिश्तेदार हैं सदानंद जी? रिश्तेदार? जी नहीं, बस उनकी दोस्त। अच्छा दोस्त हैं, तभी आई। वरना रिश्तेदार तो कोई आया नहीं कभी मिलने के लिए। अरे भैया लाल कहाँ मर गए यार? ये हमारा भैया लाल भी अजीब है। आप बैठिए, मैं खुद ही उन्हें बुलाता हूँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? जी तकलीफ क्या बात कर रही हैं? सदानंद बाबू हमारे भी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी कविताएं सुनाते हैं सब। हम सब उनकी बहुत इज्जत किया करते हैं। पहले तिवारी जी की वजह से किया करते हैं, लेकिन अब उनकी कविताओं की वजह से। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूं। हेलो मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ सदानंद। माफी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। नहीं, मुझे ही मांगनी चाहिए। सुनो मीरा, मुश्किल से 15 मिनट है हमारे पास और कितनी सारी बातें करनी है, इसीलिए फॉर्मेलिटीज और टट्टी छोड़ो। तुम यहाँ आ गई, इस बात की बहुत खुशी है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी। मुझे भी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अब फॉर्मल कौन हो रहा है, मैं या तुम? मेरे बारे में क्या क्या जानती हो तुम मीरा? सब कुछ। सब कुछ कैसे? डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जिज्ञासा है। किसने बताया सब कुछ? श्री रमाशंकर तिवारी MP ने। MP ने? क्या तुम्हें भी लगता था मीरा कि मैं पागल हो गया हूँ? शुरू शुरू में लगा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिर्फ तुम ही एक दिमाग वाले हो और बाकी सब पागल हैं। चूमना तो एक बहाना था, तुम अपने बात से पीछा छुड़ाना चाहते थे, बस। हाँ, चाहता था। जिस तरह की नकली और बेईमान जिंदगी में जी रहा था, अपने आसपास देख रहा था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता था, विद्रोह करना चाहता था। एक सकारात्मक विद्रोह, उसमें हिंसा नहीं, प्यार। अपना विद्रोह प्रदर्शित करने के लिए तुम किसी को भी चुन सकते थे। नहीं मीरा, नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हें चुना था। वो लड़की कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो सकते हो। और तुम्हारे यहाँ आने से ये बात साबित हो चुकी है। जानती हो मीरा, अदालत में जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब फैसला सुना रहे थे, और बैठे बैठे मैंने एक सपना देखा कि मैंने एक तितली पकड़ी है और उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके पलों का रंग मेरी उंगलियों पे छूट गया है। जानती हो मीरा, वो तितली तुम्हें, वो रंग उस चुम्बन का यादें था जो तुम्हारे, उस चुम्बन का यादें था जो मेरे फोटो पे छूट गया, जिसने अचानक मुझे कभी बना लिया। नाम के अलावा मेरे बारे में और क्या जानते हो सलाम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन शायद वो सब कुछ। Thank you.
आदर्श रंजन अजय, अवर बिहारी सिन्हा क्रांति, सहायक जेलर अश्विन अभिषेक, रामाशंकर तिवारी सर्वज्ञ, भैयालाल शशि कुमार, मीरा चंदानी निहारिका कृष्णा अखौरी, बहू सपना कुमारी शर्मा, मां सारिका भारती, सिपाही 1 अभिषेक चौहान, सिपाही 2 राहुल कुमार, आप एवं एसओ की भूमिका में थे जितेंद्र चौरसिया, ब्रह्मानंद मिश्रा,